नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। इंसान को जब भी कोई बीमारी होती है या उसे कोई कष्ट होता है, अगर उसका कारण उसे मालूम हो तो जानता है कि क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो ये कष्ट या इस बीमारी को झेल रहा है। HIV एड्स के बारे में बहुत दफा ये होता है कि खतरा होने के बावजूद, उसके खतरे को जानने के बावजूद कुछ लोग ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे उन्हें HIV एड्स का खतरा पड़ सकता है या उन्हें HIV एड्स हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ तो ये होता है कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। जागरूकता की अगर बात करें, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हम ये दिवस इस तरह से भी कह सकते हैं कि शायद इसलिए भी कि हमें याद भी रहे, और दूसरी बात यह है कि जागरूकता का जो हाल है उस पर आज हम बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि जब से मानव ने यह जाना कि HIV एड्स होता है, उसको रोका जा सकता है, या उसके होने पर कौन सी दवाइयां अब उपलब्ध हैं जिनसे उसके प्रोग्रेशन को धीमा किया जा सकता है। ये बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर लगता है कि शायद अब भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी सचमुच बहुत कम है। तो बहुत जरूरी था हमारे लिए कि टोटल हेल्थ में आज हम HIV एड्स पर चर्चा करें। जी हाँ, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले देखते हैं रिपोर्ट और ये जान लेते हैं कि दरअसल HIV वायरस जो है शरीर में प्रवेश करने के बाद किस तरह से अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर व्यक्ति के शरीर को कैसे प्रभावित करता है। एड्स के बारे में बहुत सी अवधारणाएं हैं जो आज भी कायम हैं। इसका कारण है एड्स की जानकारी न होना, एड्स से बचाव के लिए सावधानी न रखना या फिर एड्स के बारे में जानने की कोशिश न करना। एड्स एक गंभीर बीमारी है जिसका कारण है HIV वायरस का व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना, जिसके कई माध्यम हो सकते हैं। HIV वायरस शरीर में प्रवेश कर CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है और होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पहुंचकर वायरस RNA यानी आनुवंशिक तत्व होस्ट सेल में डाल देता है। धीरे धीरे RNA DNA में परिवर्तित हो जाता है और सेल के न्यूक्लियस में प्रवेश कर उसका अंश बन जाता है और कई वर्षों तक वहाँ रहता है, साथ ही अपनी संख्या बढ़ाता है। फिर ये वायरस उस कोशिका से निकलकर शरीर की अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। CD4 सेल्स की संख्या कम होने लगती है और व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। व्यक्ति कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इस अवधि में व्यक्ति में कोई भी लक्षण नजर नहीं आते, इसलिए HIV के संक्रमण का पता नहीं चल पाता और व्यक्ति एड्स से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल होता है इस सच्चाई का सामना करना। उसके घर, परिवार और दोस्तों की प्रतिक्रिया क्या होगी, कैसा व्यवहार होगा, ऐसे न जाने कितने ही सवाल उसे घेर लेते हैं। व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो उसका जीवन समाप्त हो गया हो। एड्स से ग्रस्त व्यक्ति के लिए जीवन भर इलाज करवाना जरूरी होता है। साथ ही उसे जरूरत होती है घर के सदस्यों और समाज के भावनात्मक सहयोग की। टोटल हेल्थ, DD न्यूज। डॉक्टर बशीर बद्र का एक खूबसूरत शेर है कि दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, उदास हो के भी चेहरा खिला खिला ही लगे। पहली बात तो यह है कि हम बीमार हों ही नहीं, और अगर बीमार हों भी तो उसके बाद विशेषज्ञों की जरूर सलाह लें। और विशेषज्ञों के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाएं और उनसे बातचीत करें। जी हाँ, तो आज के विषय जो है एड्स, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास पैनल है। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। आप हैं डॉक्टर SK शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। हमारे दूसरे खास मेहमान डॉक्टर बीर सिंह, आप प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, आप भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। लक्षणों के बारे में हमने बात कही और आंकड़ों के बारे में भी जाना। आपसे समझ लें कि अगर जानकारी की बात करें, क्या स्थिति है, क्या लोगों में इजाफा हो रहा है, क्या लगता है आपको? बीमारी का इजाफा? जी, इसके लक्षणों के बारे में जागरूकता की अगर बात की जाए। अवेयरनेस काफी हद तक बढ़ गई है अगर आप देखें पहले सालों के मुताबिक, और आम आदमी और में काफी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। इसमें मीडिया का भी काफी रोल रहा है और
जो कैंपेन चल रहे हैं, टारगेटेड इंटरवेंशंस हैं, जो फैसिलिटीज हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जिसको हम बोलते हैं कि जिससे डायग्नोसिस किया जा सकता है, लेबोरेटरी टेस्ट की अवेलेबिलिटी है जी। और ट्रीटमेंट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ART क्लिनिक्स हैं उसमें ट्रीटमेंट फ्री मिलती है और मंथली बेसिस पे मिलती है, पेशेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इस सारी और प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस है। इन सबको को देखते हुए ऐसे लगता है कि अवेयरनेस पिछले सालों के मुताबिक आजकल काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है पब्लिक में और वो प्रिकॉशंस भी लेते हैं, प्रिवेंशन के भी की तरफ फोकस रखते हैं। जी। इसी गंभीरता को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर शर्मा। जब बात हुई थी एंटी रेट्रोवायरल क्लिनिक्स की, बहुत से लोगों को ये लगा कि मतलब वहां जाना और अपने आप को रजिस्टर कराना एक सोशल स्टिग्मा की बात होती है। हालात कैसे हैं अब हालात काफ़ी अच्छे हैं और डिस्क्रिमिनेशन और या स्टिग्मेटाइजेशन एक्चुअली बिल्कुल नहीं है। लोग समझते हैं कि इजी एक्सेसिबिलिटी है लेबोरेटरी फैसिलिटीज के लिए। जो अभी चर्चा कर रहे थे एलाइजा टेस्ट की, 3 टेस्ट जो पॉजिटिव होने चाहिए उसके लिए टेस्टिंग फैसिलिटी है। उसके बाद CD4 एक टेस्ट होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दर्शकों को बता दीजिए CD4 काउंट क्या है, ये जरा लोग समझ लें जी। आमतौर पे जहाँ जहाँ ART क्लिनिक्स हैं या जहाँ नहीं भी है वहाँ CD4 टेस्ट की फैसिलिटी है जी। और एक कट ऑफ लेते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए। अगर उस कट ऑफ से नीचे जैसे 200 एब्सोल्यूट काउंट लेते हैं, अभी तक तो यही है, बट थोड़े से इसके आंकड़े भी रिवाइज हुए हैं, 350 कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि अगर हायर काउंट्स पे भी आजकल चर्चा हो रही है, ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि CD4 फैसिलिटी अवेलेबल है, इसका लोग फायदा उठा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट थ्रेशोल्ड के लिए माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और फॉलोअप के लिए भी। उसके ट्रीटमेंट के बाद इसका काउंट जो है राइज करता है, वो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है इनफैक्ट कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए। वायरल लोड एक टेस्टिंग फैसिलिटी है जो ज़्यादातर सेंटर्स में उपलब्ध नहीं है। ये फैसिलिटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कुछ ही सेंटर्स हैं जहाँ पर इंडिया में हैं, इंडिया के स्टेट्स में हैं, वहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इससे ड्रग रेजिस्टेंस का पता लगता है। और जो आपने कहा कि ART क्लिनिक्स खोली गई हैं जगह जगह पे। इस वक्त भारतवर्ष में लगभग 270 से ऊपर हैं ART सेंटर्स, क्लिनिक्स, जहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं और वहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, फ्री मिलती हैं, महीने के महीने मिलती हैं। और वहाँ भी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग इसलिए करना जरूरी होता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट ये लाइफ लॉन्ग होती है, ट्रीटमेंट पेशेंट जो है अडेयर करे ट्रीटमेंट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट बीच में छोड़ ना दे। या कई बार माइग्रेशन वाले लोग होते हैं, जो माइग्रेंट्स होते हैं, वो वापस चले जाते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रांसफर किया जाता है उनके रेस्पेक्टिव साइट्स पे या प्लेसेस पे। सो लोगों को एक्चुअली काफ़ी फैसिलिटीज हैं, डायग्नोस्टिक भी और ट्रीटमेंट की भी। और मैं समझता हूँ कि एक्चुअली स्टिग्मेटाइजेशन कम हुई है। और पहले तो सोचते थे कि इसको मतलब